हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 2 जो सेक्शन 1 to 13 को कवर करता है और बताता है कि किस अपराध के लिए कितनी पनिशमेंट दंड का निर्धारण किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि इस सेक्शन में क्या मेजर परिवर्तन किए गए हैं। करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो आईपीसी सेक्शन 53, 54, 55, 55A, 57, 60 और 63 से 75 जो 19 सेक्शन है उन्हें बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 10 सेक्शन में मर्ज कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो 53, 54, 55 और 55A ये चारों सेक्शनों को एक सेक्शन में शामिल कर दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दंड क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे कृत्य के बदले जो समाज विरोधी है या जिसे विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है, दिए गए कष्ट को जो बारीक शारीरिक या आर्थिक रूप में हो सकता है, दंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं दंड के सिद्धांत की, जो कि हम आईपीसी में भी पढ़ते थे। दंड के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं। पहला प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, तीसरा निरोधात्मक सिद्धांत, चौथा सुधारात्मक सिद्धांत और पांचवा आदर्शात्मक सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं। सिद्धांत की बात करें तो वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। इस सिद्धांत के अनुसार जितनी क्षति अपराधी द्वारा पहुंचाई गई है उतनी क्षति उसे भी पहुंचानी चाहिए, तभी वह अपराधी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकेगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, जिसे हम डिटर्नेंट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे समाज के अन्य व्यक्ति भयभीत हो सके और अपराध से दूर रह सके। इसमें अपराधी को उसके अपराध से गंभीर दंड दिया जाता था, जिससे वह स्वयं भी अपराध करना छोड़ दे। नेक्स्ट सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत, जिसे हम प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का अभिप्राय अपराधी को अपराध करने से रोकना है, जिसमें समाज सुरक्षित हो सके, जिसके लिए अपराधी को समाज से पृथक कर दिया जाता है, जैसे उसे कारागार में डाल दिया जाता है या उसको बहिष्कार कर दिया जाता है या उसको देश निकाला दे दिया जाता है। इस प्रकार के दंड इस सिद्धांत में दिए जाते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत, जिसे हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत का अभिप्राय अपराधी व्यक्ति को सुधारना है, उसका इलाज करना है। इसका उद्देश्य अपराधी को अच्छा व्यक्ति बनाना है। इसके लिए अपराधियों को कारागार में उनके प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। आज के समय में दंड का सुधारात्मक सिद्धांत ही अधिक उपयोगी बनाया गया है। नेक्स्ट सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत, जिसे हम आइडियलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। इस दंड का मुख्य उद्देश्य भय उत्पन्न करना या अपराधों की रोकथाम करना नहीं है, बल्कि न्याय की स्थापना करना है। यह सिद्धांत कहता है कि उचित यही है कि अपराधी व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जितना अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो, क्योंकि व्यक्ति अपराध अनैतिकता के विवश होकर करता है। अतः दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को नैतिक बनाना होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 2 का सेक्शन 4 जो दंड के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 54 के अंतर्गत पढ़ते थे। जहां आईपीसी 5 प्रकार के दंड का प्रावधान करती थी, वहीं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 6 प्रकार के दंड का प्रावधान करती है। और एक नया दंड जो सामुदायिक सेवा के नाम से शामिल किया गया है को बीएनएस में जोड़ती है, जिसे हम दंड के प्रकार के साथ विस्तार पूर्वक समझते हैं। दंड के प्रकार में है पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जिसपे 2 कारावास शामिल है, कठोर कारावास और साधारण कारावास। फोर्थ है संपत्ति को जब्त करना, फिफ्थ है जुर्माना, सिक्स्थ है सामुदायिक सेवा, जिसे भारतीय न्याय संहिता में नया जोड़ा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मृत्यु दंड। मृत्यु दंड एक प्रकार की सजा है जो उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह, सामूहिक बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराध किए हों। इसे दुनिया में सजा का सबसे कठोर रूप माना जाता है। भारत में मृत्यु दंड भारतीय न्याय संहिता के तहत विशिष्ट अपराधों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक ऐसा दंड है जिसमें अपराधी को अपने जीवन के अंत तक जेल में गुजारना होता है।
नेक्स्ट पनिशमेंट की बात करें तो वो है कारावास। कारावास दो प्रकार के बताए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। पहला कठोर कारावास, दूसरा साधारण कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम कराया जाता है, जैसे मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना आदि। वहीं अगर हम साधारण कारावास की बात करें तो इसमें अपराधी को केवल कैद किया जाता है, उससे कोई कार्य नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है जुर्माना, जो फाइन है ना। यह वित्तीय दंड का एक रूप है। अपराध के लिए दंड के रूप में अपराधी को जुर्माना भरना पड़ता है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो अदालत व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करके वसूल करती है। जब्त की गई वस्तु या संपत्ति या तो चल या तो अचल। नेक्स्ट है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा एक प्रकार की सजा है जिसके अंतर्गत अपराधियों को अपनी सजा के भाग के रूप में सामुदायिक लाभ के लिए अवैतनिक कार्य करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन पहली बार सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बीएनएस ने निम्नलिखित 6 अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास या अर्थदंड के अतिरिक्त सामुदायिक सेवा की भी शुरुआत की है। 6 प्रकार की धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। धारा 202 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलग्न होना। धारा 209 बीएनएसएस 2023 की धारा 84 के अधीनस्थ उद्घोषणा के कारण अनुपस्थिति। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना। धारा 303 सब क्लॉज 2 चोरी, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है तथा व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया जाता है और वह संपत्ति का मूल्य चुका देता है या वापस कर देता है। धारा 355 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से कदाचार करना। धारा 356 सेक्शन 5 दंडादेश का लघुकरण, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 54 के अंतर्गत पढ़ते थे। में व्यक्ति की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता के अधीन किसी दंड का बीएनएसएस की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड से लघुकृत कर सकेगी। मतलब यह सेक्शन बताता है कि हर वह मामला जिसमें दंड दिया गया है समुचित सरकार अर्थात वर्तमान सरकार, जो उस समय सरकार होगी, अपराधी की सहमति के बिना, मतलब अपराधी की सहमति की आवश्यकता यहाँ नहीं है, अपराधी की सहमति के बिना भी किसी भी दंड को जो उसे दिया गया है इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के अधीन रहते हुए बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 474 के प्रावधानों को ध्यान में जो चेंज हुआ है वो पहला हुआ है कि इसमें पहले इसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास के बारे में पढ़ते थे। अब किसी भी दंड शब्द का, पहले इसमें सिर्फ मृत्यु दंड और आजीवन कारावास के बारे में हम पढ़ते थे, अब इसमें किसी भी दंड शब्द मतलब हर प्रकार के दंड को शामिल कर दिया गया। दूसरा चेंज इसमें यह किया गया है कि अब लघुकरण करने से पहले हमें बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 में जो प्रावधान दिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 जिसे हम सीआरपीसी में 432 दंडादेश का लघुकरण शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे, में ये बताया गया है कि किस दंड को किस से लघुकृत किया जाएगा। तो मृत्यु को हम आजीवन कारावास में लघुकृत कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आजीवन कारावास की तो हम उसे कम से कम 7 वर्ष के कारावास में बदल सकते हैं। 7 वर्ष या अधिक के कारावास को कम से कम 3 वर्ष के कारावास से लघुकृत कर सकते हैं। तो वहीं 7 वर्ष से कम के कारावास से को जुर्माने से लघुकृत कर सकते हैं। और अगर हमें कोई कठिन कारावास हुआ है, किसी को अगर कठिन कारावास होता है तो उससे साधारण कारावास में बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि लघुकरण क्या होता है, लघुकरण से आशय तो दंड के स्वरूप को या उसकी प्रकृति को परिवर्तन करना, बदल देना लघुकरण कहलाता है। सेक्शन 5 का स्पष्टीकरण बात करता है समुचित सरकार के बारे में, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 55A के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें 2 क्लॉज बताए गए हैं और वही बात बताई गई जो आईपीसी में कही गई थी कि जहां पर भी संघ की कार्यपालिका का विस्तार होगा वहां पर किसी भी अपराध का लघुकरण या उस लघुकरण कौन कर सकेगा, केंद्र सरकार कर सकेगी। और बी में बताया गया कि जहां पर भी राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होगा वहां के सभी विषयों पर, सभी दंडों पर लघुकरण कौन कर सकेगा, राज्य की सरकार कर सकेगी।
सेक्शन 6 जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 57 दंड विधियों की भिन्नों के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें बताया गया है कि आजीवन कारा जब भी दंड विधियों की भिन्नों की गणना की जाएगी वहां पे आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। 7 वही बात करता है जो आईपीसी का सेक्शन 60 बात करता था, दंडदेश संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। ये सेक्शन बताता है कि प्रत्येक मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय, मतलब दोनों से कारावास भी मिला हुआ है, जुर्माना भी लगा हुआ है उस पे, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देने के लिए सक्षम है, वह सक्षम न्यायालय निर्धारित कर सकेगा कि ऐसा कारावास जो उससे कारावास दिया गया है उसका संपूर्ण भाग कठिन होगा या सादा होगा, या कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग सादा होगा। सेक्शन 8 इसमें 7 क्लॉजेस बताए गए हैं, जिसमें हम पहला क्लॉज देखते हैं सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1 जो बात करता है जुर्माने की रकम के बारे में, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 63 के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें वही बताया है कि जो जुर्माने की रकम होगी वह अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अर्थात यहाँ पे यह बताया गया है कि जुर्माने की जो भी रकम होगी वह व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एक रिक्शा चालक किसी दंड में उपस्थित होता है और उस पर 10 लाख का जुर्माना लगा देते जबकि उसकी आर्थिक स्थिति इतना जुर्माना देने के लिए सक्षम नहीं है, तो यह धारा ऐसे जुर्माने पर अंकुश लगाती। सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें 2 क्लॉज बताए गए हैं। पहला क्लॉज बताया गया कि अगर कोई अपराधी कारावास के जुर्माने से दंडनीय होता है तो वहां न्यायालय चाहे तो उस कारावास के साथ जुर्माना लगा भी सकता है और जुर्माना नहीं भी लगा सकता है। दूसरे क्लॉज में बताया गया कि अगर कोई अपराध कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसमें अपराधी को जुर्माने से दंडनीय माना जाए। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है और वह अवधि जो जुर्माना देने के लिए न्यायालय द्वारा तय की गई है, अगर उस अवधि में जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो न्यायालय जो कारावास उसको दिया गया है उस कारावास के अतिरिक्त उस पर जुर्माना अदा ना करने के लिए जो कारावास उसे दिया गया है उसका 1/4 अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकती है और यह दंड किसी भी परिस्थिति में 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 66 जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें यह बताया गया है कि यदि आप जुर्माना देने में देर करते हैं या सामुदायिक सेवा का जो दंड दिया गया है उसको करने से देर करते हैं या मना करते हैं तो न्यायालय आपको जो दंड दिया गया है उसके अतिरिक्त वह कठोर या सादा किसी भी भांति का जो वो चाहे का दंड दे सकती है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें यह बताया गया यदि अपराध केवल जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वहां पे ऐसा जुर्माना जुर्माना देने में अगर आप व्यतिक्रमण देर करते हैं या सामुदायिक सेवा करने से मना करते हैं या देर करते हैं तो वहां पे जो कारावास होगा वो सादा दिया जाएगा और जो उसकी अवधि होगी वो इससे अधिक नहीं होगी। यदि 5,000 रुपए तक का यदि जुर्माना 5,000 रुपए तक का होगा तो 2 मास से अधिक की अवधि नहीं दी जाएगी कारावास की। यदि 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा तो 4 मास से अधिक के कारावास वहां नहीं दिया जाएगा। वह अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 8 सब क्लॉज 6 जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 68 जुर्माना ना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे में बताया गया है कि अगर जुर्माना देने में देरी होने की दशा में जो कारावास उस पर लगाया गया है अगर वो कब पर्यावसित मतलब समाप्त हो जाएगा तो अगर वह जुर्माना चुका देता है तो वह कारावास जो उस पर व्यतिक्रमण की दशा में लगाया गया है वो समाप्त हो जाएगा, या अगर जिस विधि के द्वारा उसे लगाया गया है उस विधि की प्रक्रिया द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाता है तो वह समाप्त हो जाएगा। इसका सब क्लॉज बी जो है वो अनुपातिक कारावास के बारे में बात करता है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में देरी करता है और उसकी वजह से उस पर कोई अतिरिक्त कारावास लगाया गया है तो कोई अपराधी उस कारावास का और वो जो अपराधी है वह उस कारावास का कुछ भाग भोग लेता है और कुछ भाग उसका शेष बचता है।
और वो उस शेष भाग में अगर जुर्माना अदा कर देता है, मतलब चुका देता है, तो उसका जो कारावास है उसका समापन कर दिया जाएगा। अगर हम इस उदाहरण के द्वारा समझे तो ए पर 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसकी वजह से 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसने जुर्माना नहीं अदा किया, तो उससे 3 महीने के अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाई गई। अब उसने क्या किया, 4 महीने कारावास में रहने के बाद अब उसके शेष 2 महीने बचे हुए, लेकिन वो इस शेष 2 महीने के पहले ही अपना जो जुर्माना है वो चुका दे, उसका कारावास समाप्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 सब क्लॉज 7, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे, में बताया गया है कि अगर आप पर जुर्माना लगाया गया है और आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो जिस दिन से आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है उस तारीख से 6 वर्ष के भीतर आपसे जुर्माना कभी भी वसूल किया जा सकता है। इसमें दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि कारावास 6 वर्ष से अधिक का है, मतलब 7 वर्ष, 8 या 10 वर्ष का है, तो जितने वर्ष का कारावास है उतने वर्ष के भीतर जुर्माना वसूल किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन बात करती है मृत्यु के बारे में। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से जुर्माना ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। यहाँ पे कहीं पर भी परिवार से वसूलने की बात नहीं कही गई है। सेक्शन 9 सब क्लॉज 1, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे, बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया है जो अपराध है और वह अपराध बहुत से भागों में किया गया है, तो प्रत्येक भाग के लिए अलग से दंड नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति को एक ही दंड दिया जाएगा, भले ही उसने उससे कितने भी भागों में किया हो, जब तक कि किसी विधि के प्रत्येक भाग के लिए दंड का उपबंध ना कर दिया गया हो, भले ही उसका प्रत्येक भाग अपराध हो कि छेड़ी में आता हो या नहीं भी आता हो। इसमें आगे बताया गया है कि अगर कोई अपराध जो है वो भारतीय न्याय संहिता में 2 जगह परिभाषित है और दोनों ही परिभाषाओं में अगर उसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है, तो जिसमें ज्यादा पनिशमेंट होगी उससे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 10, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। यह धारा बताती है कि अगर व्यक्ति एक से ज्यादा धाराओं का चार्ज लगाएगा, एक व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए एक से ज्यादा धाराओं का चार्ज लगाया जाता है, तो न्यायाधीश और वहां न्यायाधीश को यह संदेह है कि व्यक्ति ने किस अपराध में अपराधी है, तो जिस अपराध में सबसे कम सजा का प्रावधान होगा उससे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों धाराएं एकांत परिरोध के बारे में बात करती हैं, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें ये बताया गया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एकांत परिरोध होता क्या है। तो एकांत परिरोध में अभियुक्त को बाहरी दुनिया से पूर्णतः अलग ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ उससे किसी अन्य का संपर्क ना हो सके। इस दंड का मूल उद्देश्य अभियुक्त को पश्चाताप कराने का अवसर प्रदान करना होता है। अगर हम एकांत परिरोध, आगे ये धारा बोलती है कि एकांत परिरोध भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अधीन केवल ऐसे अपराधों में दिया जाएगा जो न्यायालय द्वारा जिसमें कठोर कारावास की पनिशमेंट अभियुक्त को दी गई है। अगर कोई सादा कारावास और कोई अपराध जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, वहां पर एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। एकांत परिरोध की अगर हम अवधि की बात करें तो इस धारा में उपबंधित है कि एकांत परिरोध के दंड का जो प्रवर्तन होगा वो निरंतर लंबे समय तक ना करके थोड़े थोड़े समय के लिए अंतरालों में किया जाएगा। मतलब आप कंटिन्यू में किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। तो इसमें पहला बताया गया कि यदि अभियुक्त ने कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है, मतलब अगर उसको 3 महीने का कारावास हुआ है, तो 1 महीने में 7 दिन से अधिक का उसको एकांत परिरोध का दंड नहीं दिया जाएगा, और वह भी जो 7 दिन के अंतराल पे दिया जाएगा। मतलब पहले 7 दिन रखा जाएगा, फिर थोड़े दिन का गैप किया जाएगा, फिर 7 दिन रखा जाएगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन बताती है कि यदि कारावास की अवधि 3 माह से कम है, मतलब 3 महीने का कम कारावास दिया गया है, तो 1 महीने में 14 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। परंतु ऐसे 2 अनुक्रमिक एकांत परिरोध में 14 दिन का अंतर होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करता है कि यदि कारावास 15 दिन से कम अवधि का है, मतलब 15 दिन का ही सिर्फ कारावास दिया गया है, तो वहां संपूर्ण सजा एकांत कारावास के रूप में नहीं दी जा सकती, क्योंकि पूर्ववर्ती धारा 73 के अनुसार अभियुक्त के कारावास में केवल कुछ भाग या कुछ भागों के रूप में ही एकांत परिरोध का दंड दिया जा सकता है। सेक्शन 13
जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 75 के अंतर्गत पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें यह बताया गया है कि अगर भारत के किसी भी न्यायालय ने अध्याय 10 और अध्याय 17 के अधीन किसी व्यक्ति को 3 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दोषसिद्ध किया गया है तो उसी अपराध का पश्चातवर्ती में भी दोषी होता है। मतलब अगर वही अपराध उस व्यक्ति के द्वारा दोबारा किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।